गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 19 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टॉपिक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एरिया है जिसका डायरेक्शन हम कल के लेक्चर में एन कैप देख चुके हैं। ठीक है, तो एक एरिया है उसका डायरेक्शन एन कैप है, उससे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है। देन इसमें अगर हम इस वाले प्लेन में देखें, इसमें तो क्या पैरेलली पास हो जा रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने भी हैं सब सीधे सीधे पास हो जा रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसके एंगल को। तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा इस एन वेक्टर के साथ, वो एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, इसका एरिया वेक्टर का और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन का, और यहाँ पे पैरेलल है उसी के। ठीक है, तो ये हमारा जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितने कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ही कम हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है। देन उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको डिनोट किया जाता है फाई से। ठीक है, नोट करते हैं हम फाई से। तो सबसे पहले फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतने ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतने ही कम हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड पॉइंट है ए। ए पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लीजिए मेरे पास एक छोटा एरिया है और एक ये बड़ा एरिया। ठीक है, इस वाले केस में मैं देखूंगा कि बड़े वाले एरिया से 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, लेकिन छोटे वाले एरिया से 1 2 और 3। इसका क्लियर कट मतलब है कि फाई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड भी करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। और एक टर्म जिस पे डिपेंड करता है ये क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, ये जो एन कैप इसके साथ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसके हम कॉस वाले फॉर्म को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या आएगा टर्म हमारा, कॉस थीटा। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमको क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करें केस 1, इफ फाई इक्वल टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फाई थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 मतलब डायग्राम मेरा कैसे बनेगा, यही जैसा हम बनाए हुए थे अभी। ठीक, एरिया का डायरेक्शन एन कैप है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उसके साथ 0 एंगल पे बना रहा है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू ई ए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब प्लेन मेरा ऐसे रखा हुआ है, एन कैप वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन पास हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से पास नहीं हो रही है, ये एकदम ऐसा रखा हुआ है, तो जैसे भी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पूरी पूरी निकल जाएंगी। और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाई इक्वल टू ई ए इंटू 0, क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। 0 अमाउंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास होगा। अब फाई क्या हो गया, 0 आ गया,
तो इस केस में फ्लक्स क्या हो गया, मिनिमम। मतलब अगर प्लेन ऐसा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही हैं तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। जब थीटा का एंगल कितना बनेगा, 90 हो। जब थीटा का एंगल जीरो बनेगा मतलब पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से होके पास करेंगी, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो अब ये तो हमने रेगुलर सरफेस के लिए देखा। अब अगर बात करें हम इर्रेगुलर सरफेस की, तो उस केस में क्या होगा, कहीं पे थीटा 90 से ग्रेटर हो जाएगा, कहीं पे थीटा 90 से कम हो जाएगा। तो हम एक स्मॉल सरफेस के लिए लेकर के उसको होल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई डॉट डीएस, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या ई डीएस कॉस थीटा। ठीक है, ये डीएस क्या है, इसका स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इसको अगर हम फाई निकालना है हमको, तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा हमको, ई डॉट डीएस पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां इनवर्ट फ्लक्स होगा और यहां आउटवर्ड फ्लक्स होगा। ठीक, तो इनवर्ट फ्लक्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स का ऐसा यूनिट ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, है ना। ठीक है, और डीएस का एरिया मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा यूनिट की बात करें, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का पता है हमको mLt-2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, और C का कूलम्ब का AT⁻⁻1। ठीक है, तो mLt-2 L स्क्वायर और A-1 T-1, यहाँ T-2 है, T-1 है, लिखते हैं ये m L स्क्वायर और L mL3 T-3 A-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास mL⁻3 T⁻3 A⁻1। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थैंक यू।